चैनल में भव्य स्वागत है। आज का विषय हमारा प्रकृति से संबंधित है। आज हम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थान चार धाम भी कहा जाता है जिसे के बारे में चर्चा करेंगे। ये उत्तराखंड के चार धाम बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री हैं। इन चार धामों की महत्ता बहुत प्राचीन काल से है और इनका उल्लेख हमारे वेद पुराणों में भी अंकित है। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य सिर्फ आपको कुछ अपने अनुभव शेयर करना है जो मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं, और इससे आप भी कुछ सहमत हो सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं करता हूं, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन आप मेरे अपने विचारों को सुने तो मुझे खुशी होगी। आइए चलते हैं, आज हम इन चार धामों के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री ये चार धाम हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। हर साल अप्रैल के माह में यहाँ यात्रा स्टार्ट होती है और जो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक या तीसरे हफ्ते तक ख़त्म होती है। मैंने भी इन स्थानों पर आज से 15-20 साल में यात्रा की है और उस वक्त का अनुभव और आज के अनुभव को मैं किस तरह से देख रहा हूँ वह आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय में किसी तरह का रजिस्ट्रेशन, किसी तरह की विशेष अनुमति की इजाज़त नहीं ली जाती थी सरकार द्वारा। इसके पीछे प्रमुख कारण उस वक्त बहुत लिमिटेड श्रद्धालु लोग ही इन तीर्थ स्थानों की यात्रा करते थे। काफ़ी दुर्गम, काफ़ी जटिल और काफ़ी पूजनीय यह यात्रा मानी जाती थी। और वास्तविक रूप में मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस वक्त जो भी इस यात्रा की तरफ रुख करते थे वह काफ़ी आध्यात्मिक और पूजा पाठ में तल्लीन मालूम पड़ते थे। ये बात हो सकती है कि उनके साथ परिवार के कुछ छोटे सदस्य या बड़ा भी कोई सदस्य जो हो सकता है इतना ज़्यादा पूजा पाठ से संबंध रखता हो, लेकिन ऐसे लोगों की प्रतिशत बहुत कम था। ज़्यादातर लोग धार्मिक प्रवृत्ति के ही लोग इस तरह रुख करते थे। मन में यह विचार रख के वह यात्रा शुरू करते थे कि ईश्वर, हम तुमसे भेंट करना चाहते हैं, सकुशल वापस आएंगे तो यह आपकी देन होगी। और रास्ते में बहुत जटिल कठिन परिस्थितियों का सामना करते थे क्योंकि उस समय सुविधाएं बहुत ही सीमित थी। मंदिरों तक पहुंचने के लिए रास्ते भी सुगम नहीं थे और जो परेशानियां आज हम फेस करते हैं, जिस तरह से मौसम का यकायक बिगड़ना, लैंडस्लाइड्स होना और नदियों का उफान या और अनेक तरह की ऑक्सीजन से संबंधित या अन्य परेशानियों का सामना उस वक्त भी हम बहुतायत करते थे। कुछ हद तक आज सुविधाएं कुछ सुगम हुई हैं, रास्ते अच्छे हुए हैं और इसका परिणाम यह है कि आज जहां 2 से ढाई लाख मैक्सिमम लोग पूरे वर्ष में इन स्थानों पर यात्रा करते थे, यह तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी बात है जिसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसके कंपैरिजन में आज आप यकीन नहीं करेंगे कि 50 लाख से 1 करोड़ जो टारगेट इस साल इन यात्राओं के लिए रखा गया है, पब्लिक चाह रही है। आज वह अपने साधनों से, बाइक से, मोटरसाइकिल से इन स्थानों की तरफ तेज़ी से रुख कर रहे हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह था कि मैं जो मेजर डिफरेंस इन दोनों स्थितियों में पाता हूँ, प्राचीन और करंट सिनेरियोज़ में, वह बहुत भयानक है क्योंकि मैं इन स्थानों पे घूमा हूँ, मैंने प्रकृति को करीब से देखा है, महसूस किया है और मैं इससे अत्यधिक प्रेम भी करता हूँ। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि आज 80% लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए, इवन उन्होंने धार्मिक स्थानों को भी नहीं छोड़ा, अपनी व्हीकल्स से जाते हैं। हिल्स एरिया में ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं उनको ये नहीं मालूम, लेकिन होड़ लगी है, भेड़ चाल है। हम क्यों नहीं, जब दूसरा जाता है तो अपनी कारों से, अपने 4 व्हीलर से, अपने 2 व्हीलर से, बड़ी बड़ी बाइकों से पूरा रोडों को जाम कर दिया है और ऊपर से सरकार इन रोडों को चौड़ीकरण कर रही है। आपको जान के यह बड़ा अचरज लगेगा कि हिमालय इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। यह एक सबसे हिल रेंज है जहाँ मैक्सिमम पहाड़ चूने से बने हैं और लैंडस्लाइड तकरीबन 12 महीने यहाँ होती है। क्योंकि हम यह सब स्थिति, भौगोलिक स्थिति जानने के बाद भी इन रोडों को जो सिंगल लेन बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी, आज 4 to 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, टनल्स खोद रहे हैं। क्या यह प्रकृति के अनुरूप है? मेरा यही फोकस है इस वीडियो का।
कि हम किस तरह से इस प्रकृति को इस भारत के नक्शे से गायब कर रहे हैं। क्यों सरकार अपने कुछ प्रॉफिट्स के लिए क्यों इन रास्तों को और ज़्यादा चौड़ीकरण, मन चाहे टनल्स, ब्रिजेस, क्यों इन रेयर स्पीशीज़, रेयर लोकेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या यह गवर्नमेंट जानती नहीं है? बिल्कुल भली-भांति जानती है। प्रकृति जो हमसे कुछ भी नहीं लेती, सिर्फ देती है। यह हम क्यों बरबस ही भूल जाते हैं कि इन 5 तत्वों से ही मिलके हम बने हैं? क्यों हम नष्ट करते हैं इनको? हमें यह ज्ञात होना चाहिए, हमारी सरकार को यह ज्ञात होना चाहिए कि यह पर्वत बहुत कच्चा है, इसमें किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, किसी तरह का अतिक्रमण इसके लिए 100% हानिकारक है। यह आल्प्स की जो यूरोप में माउंटेन्स हैं नहीं है, जो बहुत ठोस और सख्त हैं, जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ आप कर सकते हैं। लेकिन क्यों हम उनकी होड़ करते हैं और क्यों हम इस हिमालय जो यंगेस्ट माउंटेन है, कच्चा पर्वत है, उसको नष्ट करने पे तुले हैं? जहाँ देखो वहाँ सुरंग। इसके परिणाम हम अभी जोशीमठ में देख चुके हैं। क्यों हम अपनी इतनी जनसंख्या, इतने टूरिस्ट को हम उस खूबसूरती में एनक्रोच कर रहे हैं? क्यों? क्या हमें प्रकृति से लगाव नहीं? क्या हम कुछ अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए इस प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं? यह हमसे कुछ कह नहीं सकती, निर्जीव है। लेकिन निर्जीव नहीं कहेंगे इसे, लेकिन यह इंसानों की तरह अपोज़ नहीं कर सकती। प्रकृति हर जगह व्याप्त है, इन सुदूर सुंदर जगहों पर, जहाँ इंसान को बहुत सीमित संख्या में जाना चाहिए और उनके लिए भी एक प्री टेस्ट, एक एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए कि वह वास्तविक रूप में प्रकृति के लवर्स हैं या नहीं। क्योंकि आज 70 to 80% लोग जो इस प्रकृति की ABC नहीं जानते, वह लोग इन स्थानों पर रुख कर रहे हैं और यही इस प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत बन रहे हैं विनाश करने का। मैंने इन खूबसूरत जगह को बहुत नज़दीकी से देखा है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो किसी एक पत्ती, एक फूल को तोड़ना नहीं चाहते। मैंने इतने फ़ैमिलियर लोग जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं लोगों को भी देखा है। हमें इस सुंदर से वातावरण में अनगिनत रेयर स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स, सो मेनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और ना जाने कितनी खूबसूरत ऊंचे पहाड़, गहरी नदियाँ और अनगिनत बेहसमयी दृश्य। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यह अनुभव इसलिए शेयर करता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि हम इस तरह से अपने हिमालय, इस तरह से हम आने वाले समय में अपनी इस खूबसूरत धरोहर जो पूरे भारत में शायद सब सर्वोपरि है, को बचा पाएंगे। क्यों हम रोडों का चौड़ीकरण कर रहे हैं? क्यों हम टनल्स बना रहे हैं? क्यों हम रेल का अप्रोच बना रहे हैं? क्यों? इसके पीछे स्पष्ट रूप से हमारी सरकार यह चाहती है कि जहाँ 2 से ढाई लाख लोग प्राचीन काल में इन चारों धाम की यात्रा साल के अंदर करते थे, वह अब 1 करोड़ का आंकड़ा टच कर रही है। क्या यह प्रकृति के फेवर में है? स्पष्ट है, प्रकृति डेफिनेटली बहुत तेज़ी से फास्टली डिवेस्ट होगी, डिस्ट्रॉय होगी और हमें इसके परिणाम देखने को आज यदाकदा मिल जाते हैं। आज जहाँ गर्मी पड़ रही है तो हमें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा और घनघोर बारिश हो रही है सावन की तरह। आज हम जगह जगह वोल्केनिक और अर्थक्वेक्स को महसूस करते हैं। क्यों? हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया है, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। तो मेरा यह प्रश्न यह है कि हम एक इंसान के सिर के ऊपर मुकुट जो होता है, वह उसका मान होता है, उसका प्राइड होता है। ठीक इसी तरह हमारे भारत के ऊपर मुकुट समान हिमालय है, जो हमारा ताज है। क्यों हम इस ताज को उखाड़ के फेंक रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरा यही गुजारिश है कि इन स्थानों को आप लिमिटेड टाइम्स के लिए खोलिए। बहुत लिमिटेड लोगों को आप सिर्फ एक बार ही जाने का मौका दीजिए। इसके एवज में आपको अच्छा टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स या रोज़गार की कटौती होती है, तो यह हम आपको जो है सहन करना चाहिए। क्या पहले रोज़गार नहीं थे? क्या पहले लोग वहाँ रहते? जो पैतृक वहाँ के निवासी हैं, उन्हें वहाँ रहने दीजिए। जो वहाँ माइग्रेट हुए हैं, उनसे आप किसी भी तरह की सॉफ्टनेस ना बरतें, उनके खिलाफ़ यह चीज़ लागू करें। जो वहाँ नेटिव्स हैं और वहाँ के रहने वाले हैं, उनको यदाकदा वैसा ही रहने दें जैसा कि पहले हुआ करता था। हाँ, इन रोडों को सिंगल लेन है, तो सिंगल लेन रहने दीजिए, लैंडस्लाइड होने दीजिए, वो उसका नेचर है। आपने ऐसे कुछ संसाधन रखिए कि लैंडस्लाइड होते ही रास्ता क्लियर हो और लिमिटेड लोगों को वहाँ तक जाने की परमिशन दी जाए। ओन व्हीकल से किसी को भी परमिट नहीं किया जाए जब तक वह ट्रेंड और सर्टिफाइड हो, जो हिल्स में जा सके, प्रकृति से खेल ना करे, प्रकृति से प्रेम करे, किसी तरह का पॉल्यूशन, किसी तरह की हानि प्रकृति को ना पहुँचाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि यह सब चीज़ें को बचा पाना, मुझे जैसा मेरा पर्सनल अनुभव है, अब लगता नहीं है। डे बाय डे यह चीज़ और प्रबल होती जाएगी और वह दिन दूर नहीं जब हम
अपने नक्शे से हिमालय को खो चुके होंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों। कुछ चीज़ें जो आपको हो सकता है कि सहमति ना देती हो इस वीडियो में, मैं उसके लिए आपकी राय के खिलाफ नहीं जाता हूँ, वह आपकी व्यक्तिगत राय है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। कृपया करके मेरे इसी तरह के कुछ अनुभवों को आगे भी मेरे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष मैं रख सकूँ। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।